पदाधिकारी तो नौकर है, वो कोचिंग वालों के सामने पदाधिकारी बन रहे हैं, पर वो उनको डीएम ने आदेश दे दिया है। डीएम भी नौकर है, डीएम को चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर दे दिया है, चीफ सेक्रेटरी भी नौकर है, उसको सीएम ने ऑर्डर दे दिया है। सरकार के पास 4 लाख टीचर्स हैं, कितने कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये बच्चों को कोचिंग में जाना ही क्यों पड़ता है? कई टीचर्स वहीं पे 100 बच्चों को लेकर सुबह सुबह पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल, गांधी मैदान में बैठा के पढ़ा देंगे, स्टेशन पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बात ही गलत है कि मैं कोचिंग बंद करा दूं। फी भी कितना लेते हैं वो? फी लेते हैं मान लीजिए कि 500 महीने, 1000 महीने, तो उसमें क्या सुविधा दे सकते हैं? गरीब राज्य है। फिर से आप 1380 नया बेरोजगार जो है बना रहे हैं, जो रोजगार में थे, रोजी रोटी अपनी कमा रहे थे, खा रहे थे, चाहे जितना भी कमा रहे। आधे लोग तो सोच रहे थे कि अब मैं पैसा कमा लिया हूँ, अब मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो किसी न किसी विधायक के साथ, किसी न किसी मंत्री के साथ वो चिपकने लग जाते हैं। वो क्या, उनका बात उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद पटना में भी राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एहतियातन कार्रवाई जो है शुरू हो गई है, और इसके तहत जो है 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट आने के बाद अब खबर ये आई है कि पटना में, राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ हैं MK सिंह। हम इनसे जानते हैं कि क्या 138 कोचिंग संस्थानों पे जो कार्रवाई की बात हुई है वो सही है, गलत है, और इसका जो है छात्रों पे, जो है पटना में जो छात्र रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 138 कोचिंग संस्थानों को सील करने की बात की गई है प्रशासन के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? वो सील करने की बात बहुत मतलब बड़ी बात है। ऐसे कैसे सील कर देंगे? कोई सील नहीं कर सकते। वो बेसिकली उनका जो कार्रवाई होगा, जो उनका जो प्रशासन होगा, जो सब बेसिकली सभी कोचिंग्स में वो घूम के देख रहे थे। सभी कोचिंग्स में घूम के, हमारे कोचिंग में भी आए थे, वो घूम के देख रहे थे क्लासरूम है कि नहीं, कितना बच्चा बैठता है, क्या बैठता है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि 138 ऐसे कोचिंग है जिनको मैंने पाया कि वो जो कोचिंग नियम है उसके अधीन नहीं चल रहे हैं, तो उनको मैं सील कर दूंगा। ये एक स्टेटमेंट है, और एक थोड़ा बड़बोलेपन का स्टेटमेंट है। ऐसे कैसे कोई सील कर देगा? सील नहीं किया जा सकता है। वो सील करना मतलब, अब ये स्टेटमेंट कोई मुख्यमंत्री का तो स्टेटमेंट है नहीं, ये कोई ना कोई पदाधिकारी का, वो भी ग्रेड 3 लेवल के पदाधिकारी का स्टेटमेंट होगा। बहुत होगा तो किसी IAS ऑफिसर का स्टेटमेंट होगा, पर IAS ऑफिसर का स्टेटमेंट एक स्टेट लेवल के 138 कोचिंग्स को बंद कर देंगे, इतना किसी पदाधिकारी में का बोलना, मतलब उनका शायद बड़बोलेपन जैसा बोला जा सकता है। बिहार में 2010 में, जहाँ तक हमारी जानकारी है, 2010 में ही कोचिंग एक्ट पारित हो गया था। उस एक्ट के तहत जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं 138 कोचिंग संस्थान, जो जिनके पास ना शुद्ध हवा आने की व्यवस्था है, ना पीने का पानी है, ना जो है लेडीज और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट है, वैसे कोचिंग संस्थानों को जो है चुना गया है, जो मूलभूत सुविधा भी विद्यार्थियों को नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बात गवर्नमेंट का भी सही है। वो कई कोचिंग वाले अच्छा व्यवस्था नहीं करते, पर ये बात सबके साथ नहीं है। जो भी कोचिंग थोड़े टॉप ग्रेड में है, उनका क्लासरूम ऐसा शानदार है कि सरकारी भवन, सरकारी जितने भी कॉलेजेज हैं, उनके जो सुविधाएं उनसे ज़्यादा अच्छा है। पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन में है, या पटना में भी कई, भिखना पहाड़ी है, मुसलम बुरहाट है, सब में जगहों में लोग चलाते हैं जिसमें सुविधाएं नहीं। लेकिन क्या करेंगे, गरीबी भी तो एक चीज़ है। फ़ी भी कितना लेते हैं वो? फ़ी लेते हैं मान लीजिए कि 500 महीने, 1000 महीने, तो उसमें क्या सुविधा दे सकते हैं? गरीब राज्य है। गरीब राज्य में आप देखेंगे तो लोग सड़क, बस की छत पे चढ़ के आ रहे हैं, ट्रेन में ठूस के ऐसे आ रहे हैं। ऐसे राज्य में व्यवस्था का बात करना मतलब एक तो हंसी जैसा आता है। सड़क पे आप पटना में निकलेंगे तो 10 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लग जाएगा। कौन दोषी है इसके लिए? वो ऐसा जगह पे हम लोग रहते हैं, समझ रहे ना। पर इसमें अब क्या है कि सरकार, तो अभी सरकार में क्या निर्णय होता है, एक चीफ मिनिस्टर कुछ सोचेंगे, उनका सेक्रेटरी कुछ भी बोल देंगे, वो फिर बोलेंगे तो उनके नीचे के पदाधिकारी हैं, वो कुछ भी बोल देंगे। वो एक पुलिस वालों को भी कॉल करेंगे और 10 पुलिस लेंगे और धड़ किसी कोचिंग में, हमारे कोचिंग में भी 25 लोगों की संख्या में पहुँचे थे वो। पहली बात तो इसी पे एक FIR दर्ज होता है कि एक आदमी जो कोचिंग चलाने वाला बैठा है, उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना डाल रहा है। कोई 25 आदमी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, 25 आदमी बिना नोटिस के,
बिना नोटिस के क्या, हमारे यहाँ तो आए थे, तो खैर हम तो नहीं थे, पर जो बैठे थे रिसेप्शन पे उनसे बोलते कि आप तो खड़े भी नहीं हुए। मतलब आप कौन है कि खड़े नहीं हुए, मतलब वो पता तो होना चाहिए कि आप हैं कौन। अब जो कोई टीचर हो सकता है आईआईटी ग्रेजुएट हो, आप कौन है भाई, मतलब क्या है, मतलब कि आपके लिए खड़ा हुआ जाए। मतलब खड़ा होने की प्रक्रिया पे भी उनको ईगो आता है, पर क्या कर सकते हैं, अब ऐसा तंत्र है। अब इसी तंत्र में जो पदाधिकारी ऐसे बोला ना, अगर वो पदाधिकारी कल को पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर भी जो दूसरे पदाधिकारी आएंगे ना, वो ऐसे ही बोलेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि सर जो 138 कोचिंग संस्थान में कम से कम 5,000 बच्चे तो जरूर पढ़ते होंगे। बहुत ज़्यादा, इससे 1 लाख बच्चे पढ़ते होंगे। नहीं, उन 138 संस्थानों को जिनको बंद किया जाएगा 138 में वो सभी कोचिंग होंगे, एक भी कोचिंग ऐसा नहीं मिलेगा जो कोचिंग के नियम के एकदम से उनके नियमों के हिसाब से हो। एक सिंगल कोचिंग नहीं मिलेगा पूरे पटना में, हो सकता है पूरे भारत में। और कोचिंग को ही क्यों ले रहे हैं, इस नियम के तहत बिहार के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज को भी डाल दीजिए, वो भी नहीं उतरेंगे इसमें। नहीं, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि उन 138 कोचिंग संस्थानों में करीब 5,000 बच्चे पढ़ते होंगे जो बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से यहाँ पे आए होंगे, और उनको जो है कोचिंग संस्थान बंद होने के बाद बाहर निकल जाएंगे। अन्य कोचिंग संस्थानों में जब वो जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे जगह फुल हो चुका होगा, या फिर वो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो साल भर का 6 महीने का फीस कोचिंग संस्थान को दे दिया होगा पहले, वो कोचिंग संस्थान बंद हो जाने के बाद उसको वापस नहीं करेंगे। बहुत सारा जो है स्टूडेंट के साथ आर्थिक प्रॉब्लम भी आ सकता है, उसके लिए सरकार का कोई नहीं, इसमें 138 जो आप बोल रहे हैं ना, कोई कोचिंग होगा ही नहीं जिनको चलने देने के लिए बोलेंगे। 138 मतलब सभी कोचिंग आ जाएगा। उनका पैरामीटर है, जरा समझिएगा, आप भी हंसेंगे उस पर। पैरामीटर है कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए 1 स्क्वायर मीटर का जगह चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर 10 स्क्वायर फीट होता है। पटना में आप एक कमरा लेंगे किराए पे ना, तो कमरा मिलता है 3,000 महीने का, 10 बाई 10 का कमरा। कोई कॉमर्शियल प्लेस लेंगे तो मिलेगा 60 रुपया स्क्वायर फीट, 70 रुपया स्क्वायर फीट। 10 स्क्वायर फीट का कितना रेंट होता है? 600 रुपया तो रेंट होता है। कैसे कोई बच्चे से कितना फी चार्ज करेगा? हाँ है, जैसे कई लोग चार्ज करते हैं 2 लाख फी, 3 लाख फी, तो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, एयर कंडीशन क्लासरूम है, सब कुछ है। पर उसमें भी वो बात कहते हैं कि जिस कमरे में क्लास चल रहा है उसमें 2 गेट होना चाहिए। अगर वो क्लासरूम लंबा है, कोई स्कूल के हिसाब से तो बना हुआ बिल्डिंग नहीं, सभी रेंटेड प्लेस पे है। जैसे कोई स्कूल बनाया है तो 20 बाई 25 का कमरा बनाता है, 2 गेट बनाते हैं स्कूल के नियमों के हिसाब से। अब वो स्कूल के सारे नियम अगर वो कोचिंग में डालना चाहते हैं तो उनका अनप्रैक्टिकल डिसीजन है। जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो खुद भी एकेडमिशियन नहीं है ना, उनको पता नहीं है बेसिकली। वो लाठी के बल पे और ताकत के बल पे ऐसा नियम लगा देते हैं। उनको डिस्कस करेंगे, डिस्कस में भी 1 वे डिस्कस होगा। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी कोचिंग वालों को बुलाएंगे मीटिंग के लिए, पर वो आवा भगत का मीटिंग होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको पक्ष रखने का परमिशन है। वो डीएम साहब जो बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। वो थोड़ा भगवान लेवल का एक वार्तालाप चलता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो भगवान है, नीचे वाला है तो कुछ नहीं है। लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब दूसरे जिले में जाएगा तो उसके सामने दूसरा भगवान है। इस टाइप का एक सिचुएशन हो जाने से कुछ हो ही नहीं पाता। क्या बोला जाए, मतलब आप जैसे कोई क्लासरूम है 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा, तो क्लासरूम में पढ़ाई तो लंबा होगा। अब 12 फीट में 2 गेट डाल के क्या करेंगे? अब वो बिल्डिंग ऐसा बना हुआ कि एक एंड पॉइंट है उसका, तो दरवाजा तो एक ही तरफ से रहेगा। अब एक ही तरफ से 12 फीट में आप 2 गेट डाल के क्या कर लेंगे? सेफ्टी पर्पस तो होगा ही नहीं। तो फिर वो बोल ही दे कि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग में कोचिंग नहीं चलेगा। एक और बात है कि उन 138 जो कोचिंग संस्थान हैं उसमें कम से कम 1380 फैकल्टीज होंगे। डायरेक्टर से लेकर के निचले तबके के जो भी फैकल्टीज होते हैं 1380 कम से कम होंगे। ऐसे ही बिहार में बेरोजगारी का ये आलम है। बेरोजगारी के लिए हर रोज़ जो है लाठियाँ चल रही है। अभी भी देखिए, आज भी लाठियाँ चली हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पे, और उसके बाद फिर से आप 1380 नया बेरोजगार जो है बना रहे हैं, जो रोजगार में थे, रोजी रोटी अपनी कमा रहे थे, खा रहे थे, चाहे जितना भी कमा रहे हो, तो 1380 बेरोजगार तो बढ़ा देंगे। इतना अगर सरकार सोचती ना तो ये कोचिंग चलता ही नहीं। सरकार के पास 4 लाख टीचर्स हैं, कितने कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये बच्चों को कोचिंग में जाना ही क्यों पड़ता है? उनके तंत्र खुद ही खराब है। यही है, उनका तंत्र इतना खराब है कि वो उनका सिलेक्शन प्रक्रिया रॉन्ग है। उनका सब अभी
आप क्या मतलब हम आपको बोले, आप बिहार के 10-20 स्कूलों में घूम जाइए, ज़्यादातर स्कूल के दीवार को ही काले रंग से वो पेंट कर देते हैं और उसी पे वो लिखते हैं। एक वाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड नहीं उनके पास, वो चेक करने आते हैं। वो बेसिकली थोड़ा तानाशाही जैसा सिचुएशन, या जो चेक करने आ रहे हैं उन्हीं से पूछिए ना कि वो कहाँ पढ़ाई किए थे। मैं तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं 1 से 5 तक जब जिस स्कूल में पढ़ता था, क्लासरूम में नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, पीपल के पेड़ के नीचे। वो सरकारी तंत्र था और सरकार के नियमों के अधीन रहा होगा। अभी भी बिहार में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक ही क्लासरूम है और क्लासेज 5 तक है, 1 से 5 तक चलता है। बिल्कुल है। तो गरीबी एक चीज होता है, इस गरीबी वाले बात को कोई कंसीडर नहीं कर रहा ना। और जो पदाधिकारी भी चेक करने आ रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है। पदाधिकारी तो नौकर है, वो कोचिंग वालों के सामने पदाधिकारी बन रहे हैं, पर वो उनको डीएम ने आदेश दे दिया है। डीएम भी नौकर है, डीएम को चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर दे दिया है, चीफ सेक्रेटरी भी नौकर है, उसको सीएम ने ऑर्डर दे दिया है। तो नौकर के नीचे, नौकर के नीचे, नौकर के नीचे। आप उनसे बोलेंगे आइडियलिटी पे बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई चेक करने आया, आप बात करेंगे, आपको खुद समझ में आ रहा है ना कि इस छोटे से क्लासरूम में 2 गेट कैसे होगा। बोलेगा हम सब समझते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसा मुझे एक बनाना है, एक रिपोर्ट बनाना है। तो बेसिकली सब खाना पूर्ति जैसा चीज़ चलता रहता है। और खाना पूर्ति जैसे चीज़ों में अब हम लोग, अब इसमें किसको दोष दे सकते हैं? ना सरकार को दोष दे सकते हैं, ना कर्मचारियों को दोष दे सकते हैं, ना जो चेक करने वाले उनको दोष दे। ये सब एक सिचुएशन है। और ये जो बंद करने वाली बात है 138 कोचिंग को जिस दिन सरकार बंद करा देगी, ये इतना बड़ा एक झूठ सेंटेंस है जिस पे कोई भी आदमी हंस देगा। बंद करा देगी कोचिंग को, ये वाला बात ऐसे है जैसे कि हम आज सूरज को गायब कर देंगे, है ना। कोचिंग कैसे बंद कर देंगे? कोई कोचिंग बंद कर देगा। मान लीजिए कि भी मुझे मेरा कोई कोचिंग सील कर दिया, ठीक है, क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ाने से रोक देंगे? मुझे घर पे बुला के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से रोक देंगे? ये नॉलेज ट्रांसफर है। कोई गोलीबारी और कोई बारूद थोड़े बना रहे कि हमको सील करा देंगे। कोई फैक्ट्री थोड़े चला रहे कि सील करा देंगे। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन है। हम फ़ोन पे ही बता देंगे, हम व्हाट्सएप कॉलिंग से पढ़ा देंगे, कैसे बंद करा देंगे? कुछ अनप्रैक्टिकल है। अनप्रैक्टिकल चीज़ें लोग बोल देते हैं। बोलने का कुछ है, नेताओं का नहीं सुनते कैसे भाषण देते हैं। मोस्टली पदाधिकारी लोग नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। सारे के सारे पदाधिकारी तो नेताओं से मिले रहते हैं ऐसे करके। आधे लोग तो सोचते थे कि अब मैं पैसा कमा लिया हूँ, अब मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो किसी न किसी विधायक के साथ, किसी न किसी मंत्री के साथ वो चिपकने लग जाते हैं। वो क्या, उनका बात उतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अब पत्रकार जब उनके सामने है तो उनको कुछ तो बोलना है, वो बोल देते हैं। हो सकता है सब कोचिंग में जाके एक नोटिस लगा देंगे, पहला लेवल ये कर सकते हैं, फिर भी कोचिंग चलेगा। अभी आप जाएंगे ना, इसमें गंगा पथ जो बना है, या फिर जो गंगा किनारे जो बहुत सारा जो फुट ओवर बना है, उसमें जाएंगे तो कई टीचर्स वहीं पे 100 बच्चों को लेकर सुबह सुबह पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल, गांधी मैदान में बैठा के पढ़ा देंगे, स्टेशन पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बात ही गलत है कि मैं कोचिंग बंद करा दूं। कोचिंग तो क्या है, कोच अपना 4 चेला को लेगा, कहीं भी ग्राउंड में चालू हो जाएगा। कहाँ कहाँ बंद करा देंगे? धारा 144 लगा देंगे क्या कि 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? वो हंसने वाली बात है। और जिस पदाधिकारी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, मतलब उस पर सब लोगों को एक साथ हंसना चाहिए कि मतलब तुम ऐसा कैसे बोले भाई। लेकिन वो बेचारा क्या करे, पत्रकार उसके सामने खड़ा है, कुछ तो स्टेटमेंट देना है, कुछ तो उसने छानबीन किया। पूरे सघन छापेमारी किया लोगों ने, सघन छापेमारी किया 25-25 के टीम में। अच्छा, इस छापेमारी में कोई आईएएस लेवल का पदाधिकारी नहीं होता है, बीपीएससी लेवल के पदाधिकारी होते हैं। वैसे भी देखेंगे पूरे दुनिया में हाई लेवल इंटेलेक्ट में सबसे भारी परीक्षा चाइना में होता है। एक सेकंड हाईएस्ट लेवल का आईआईटी परीक्षा है। अगर मैं आईआईटी ग्रेजुएट हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इंटरनेशनली सेकंड हाईएस्ट ग्रेड का परीक्षा पास किया हूँ। थर्ड लेवल पे यूपीएससी परीक्षा होता है। यूपीएससी परीक्षा में पास लोग आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी खूब अच्छा बोला जाता है एकेडमिकली, पर वो थर्ड लेवल का परीक्षा है। और बीपीएससी पदाधिकारी जो है ना, वो तो 10वें लेवल का भी परीक्षा नहीं है पूरी दुनिया में, 20वें लेवल का परीक्षा है। तो ऐसे ही जो चेक करने वाले होंगे किस लेवल के पदाधिकारी, एसडीएम होंगे, बीडीओ साहब होंगे, शिक्षा पदाधिकारी होंगे, सब सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी रहे होंगे। ना तो इनका इंटेलेक्ट है ना वो है। ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, पर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ऊपर से किसी ने बोला, वो धम 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 आ गए।
थाने वाले को भी फ़ोन किए होंगे तो 25 थाने वाला भी पुलिस आ गया होगा। ऐसे करके तो चल रहा है। और तो और वो आलसी भी हैं। अगर वो ऐसा चेक करे ना तो कोचिंग बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन कोचिंग में सुधार आ जाएगा। अभी जितने सारे कोचिंग में टीचर्स हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाते ही नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, बढ़िया कपड़े से खरीदेंगे, पर क्लासरूम को अच्छा नहीं करते। गर्मी लग रहा है क्लास में, एसी नहीं लगाते, वो क्लास कैसे कैसे चल रहा है बेसिकली। तो अगर ये सरकार ऐसे बार बार उनके यहाँ चेक करे ना तो ऐसे कोचिंग थोड़ा सुधर जाएगा, बच्चों को फ़ायदा भी होगा। लेकिन वो बोल देते हैं मैं तो बंद ही कर दूंगा। ऐसे कैसे बंद कर देंगे? मतलब किसी का आप गला तो नहीं दबा देंगे ना, लोकतांत्रिक देश है। आप कौन है भाई, मतलब कहाँ से आए हैं, कोई भगवान है आप? जैसे किसी को बंद करा देंगे, मतलब आप भी उसी तंत्र के हिस्से, आपके पिताजी भी होंगे, आपका भी भाई जो चेक करने आया हो सकता है उसका बेटा ही किसी कोचिंग में पढ़ता होगा बिल्कुल। या खुद भी जब वो तैयारी किया होगा अपने परीक्षा का तो किसी कोचिंग में पढ़ा होगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि जब लोग उतने समझदार नहीं होते और जब लोग किसी न किसी के चमचे हो जाते हैं, सरकारी तंत्र एक चमचागिरी जैसा चलता है, वो ऊपर से नीचे तक एक आदेश दिया चीफ सेक्रेटरी ने। मैं जानता हूँ चीफ सेक्रेटरी को, वो भी एक बढ़िया ग्रेजुएट है, IITian है, IIM से IAS ऑफिसर है बिहार में। पर उनको भी क्या है, वो इतने साल से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में किया, तो अब वो एजुकेशन को भी उतना भूल गए होंगे। अब एजुकेशन को जब भूल गए होंगे, अब सीएम ने कुछ कहा होगा उनके कान में, वो भी तो सीएम के सामने यस सर यस सर यस सर वाले हैं। वो चीफ सेक्रेटरी को आप देखेंगे सुनने में बड़ा लगता है, पर चीफ मिनिस्टर का फोन आएगा ना तो जी 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 प्रणाम, जी 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 प्रणाम। ऐसा आदमी कुछ उनको सलाह दे सकता है क्या? नहीं। उनके सलाह सुन सकता है। तो चीफ मिनिस्टर मान लीजिए बोले होंगे कि देखो जरा कोचिंग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। जी सर मैं देखता हूँ। अब जी सर मैं देखता हूँ में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर पास कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लेटर पास कर दिया सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो DEO होंगे, DEO ने अपना ब्लॉक लेवल के एजुकेशन ऑफिसर को पास कर दिया। इतना डाइल्यूट हो चुका नीचे पहुँचते पहुँचते, अब सबका साहब पूछा है। चीफ सेक्रेटरी डर रहे हैं कि CM साहब पूछेंगे, DM साहब डर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब पूछेंगे, और BE और DO डर रहे हैं कि DM साहब पूछेंगे। अब वो अपना दल बल लेके अपना अटेंडेंस पूरा कर देंगे। मुझे तो लगता है कि दोबारा तिबारा कितनी बार वो चेक करेंगे, इसमें भी हालत से खाएंगे वो। अभी एक बार आए हैं, दोबारा आने में उनको भार पड़ेगा। उनको मिलेगा क्या? कोचिंग में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके पास इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं, कुछ उनको मिलेगा। मैंने तो सुना है कि वो रेकी करते हैं पहले कि इनके यहाँ पैसा मिलेगा कि नहीं। गरीब है तो उनके पास पहुँचते भी नहीं। तो कोचिंग वाले इतने गरीब है कि जब वो क्लासरूम नहीं बनवा पा रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करें, उसका चमड़ी तो नहीं खींच लेंगे वो आएंगे ही नहीं दोबारा। ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले 14-15 साल से मैं बिहार में हूँ, पहले तो मैं बॉम्बे में रहता था। 15 साल से मैं रोज सुन रहा हूँ कोचिंग का ये नियम आया, कोचिंग का वो नियम आया। कोचिंग वो तो वरदान हो जाएगा अगर वो नियम फॉलो करवाने लग जाए सबसे। तो नियम फॉलो नहीं करवाते, खुद आलसी हैं। उनको बेसिकली उनका भी वो अर्निंग पॉइंट चाहिए होता है, ऐसा चाहिए होता है। अब इसका प्रमाण नहीं है इसलिए मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूँ। जिनका प्रमाण होता है वो पकड़े जाते हैं। जनरली जो पकड़े हो जाते हैं जो किसी से झगड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज बढ़ ही रहा है सब, है ना। चलिए, सर को सुन रहे थे आप, और सर ने ठीक ही कहा है कि समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप जो है कोचिंग संस्थानों को बंद कर दें। समस्या का समाधान है कि आप लगातार जो है निगरानी बनाए रखें, और निगरानी बना के रखने के बाद क्या होगा कि जो है सुधार आएगा। संस्थानों में जो है बेसिक सुविधाएं जो है आएंगी, और संस्थान जो है अपने क्लासरूम का, अपनी बेसिक सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, छात्रों के हितों का ख्याल रखेंगे, और छात्र वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे। अब संस्थान बंद कर देंगे तो वहाँ पे काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कितने छात्रों का भविष्य एक साल जो है वो अधर्म लटक जाएगा। तो ये सुविधा ये जो है उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि होता ये है कि सरकार जो है देखी न्यूज़ कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान में जो है इस तरीके का घटना हुआ है, तो अब सरकार जो है अपना जो है छवि बचाने के लिए आदेश निकाल दिए कि जाइए भाई कार्रवाई कीजिए, जितना कोचिंग संस्थान है सबको जांचिए, कोचिंग एक्ट लागू हो गया है, नियम के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होना वही है ढाक के 3 पात। बाकी सर ने एक बात और बोलना चाहता हूँ। जितना मैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को जानता हूँ, उनका एक किताब है अकेला आदमी। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आएगा। वो अच्छे हैं एक तरीके से मेरी नज़रों में,
चालाक भी हैं, क्योंकि इतना राजनीतिज्ञ होना कोई आसान काम नहीं है। क्या चाणक्य, तो वो जानते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी से वो भी परिचित होंगे। पर अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, तो बिहार में पूरा लोग हल्ला करेंगे कि अरे कोचिंग वाले को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेन मकसद यही है कि कुछ नहीं हुआ। तो इतने मतलब अच्छा है, मतलब ऐसे चीफ मिनिस्टर को मुझे मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने जो एक आम जनता है उसके अंदर संदेश भी फैला दिया कि भाई मैं कोचिंग पे एक्शन किया हूँ, देखो देखो कोचिंग चेक हो एक्ट रहा लागू है, लोग भूल रहे थे। सब भूल रहे थे, ये भी कर दिया। और दूसरा कोचिंग वालों को भी कुछ नहीं किया है ना। तो वो जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति है, गरीब राज्य है, 50,000 पर कैपिटा इनकम है। भारत देश में 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम के सामने 50,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का। वो भी 50,000 में सब अमीर सब शामिल है, गरीबों का तो पर कैपिटा इनकम 25,000 है। ऐसे गरीब राज्य में सब जुगाड़बाजी चलता है, चल रहा है। अब बाइक पे है ना कि 2 लोग बैठते हैं, पर अब किसी का मान लीजिए कि घर में बाइक है और हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो कहीं जाना है तो कैसे जाएगा वो? तो पुलिस वाले ही बोलते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ, ये नियम से तो बाहर है लेकिन तुम जाओ। तो चीफ मिनिस्टर को शायद मैं जानता हूँ कि वो शायद ऐसे एक्टिंग कर रहे होंगे कि सब लोग देखो मैं एक्शन में हूँ ना, वो भी खुश और मैं दोबारा नहीं आया तुम्हारे पास चेक करने, तू भी खुश। इस टाइप का उनका स्ट्रेटजी है, अच्छा है मतलब। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर ने बहुत ही खुशनुमा माहौल बना दिया इस इंटरव्यू में। हमको भी लगता है कि जो सर की सोच है वही आपकी भी सोच होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।